जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी तब तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र जरूर होगा। रामप्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक और बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खिरनी बाग मोहल्ले में हुआ था। उनके पूर्वज ग्वालियर के निवासी थे। उनके पिता का नाम मुरलीधर था। बिस्मिल के पिता शाहजहांपुर में नगर पालिका बोर्ड के कर्मचारी थे और माता का नाम मूलमती था। बिस्मिल के एक भाई रमेश और 3 बहनें शास्त्री देवी, ब्रह्मा देवी और भगवती देवी थी। जब रामप्रसाद 7 वर्ष के हुए तब उनके पिता उन्हें घर पर ही हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराने लगे। हिंदी शिक्षा के साथ साथ उन्हें उर्दू पढ़ने के लिए एक मौलवी साहब के पास भेजा जाता था। रामप्रसाद बिस्मिल को 14 साल की उम्र में घर से पैसे चुराने और सिगरेट पीने की बुरी आदत लग गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में वर्णित किया है कि उन्होंने चोरी के पैसे का एक बड़ा हिस्सा सस्ते उपन्यास और किताबें खरीदने के लिए खर्च किया है। आर्य समाज आंदोलन में शामिल होने के बाद अपने साथी मुंशी इंद्रजीत की मदद से उन्होंने इस आदत को छोड़ दिया। 8वीं क्लास तक वे हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे, परंतु उर्दू मिडिल क्लास में वह लगातार 2 वर्ष फेल हुए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। उनके पिता अंग्रेजी पढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, पर रामप्रसाद की मां के कहने पर वह मान गए। 9वीं कक्षा में जाने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के संपर्क में आए और उसके बाद उनके जीवन की दशा ही बदल गई। आर्य समाज मंदिर से वह स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए। जब रामप्रसाद बिस्मिल 18 वर्ष के थे तब स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद को ब्रिटिश सरकार ने गदर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए फांसी की सजा सुनाई। यह खबर पढ़कर रामप्रसाद बहुत विचलित हुए और मेरा जन्म शीर्षक से एक कविता लिखी। बिस्मिल ने 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा था। 30 साल के अल्प जीवन काल में रामप्रसाद बिस्मिल की कुल मिलाकर 11 पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया, जिसमें से अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में बिस्मिल ने मातृवेदी के नाम से एक संगठन बनाया। पंडित गेंदालाल दीक्षित ने शिवाजी समिति के नाम से एक संस्था बनाई, जिसका बाद में बिस्मिल की मातृवेदी संस्था में विलय कर दिया गया और दोनों मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे। इस संस्था का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का मैनपुरी था। 1915 से 1916 में मुकुंदीलाल, दम्बीलाल, कड़ोरीलाल गुप्ता, सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी, गोपीनाथ, प्रभाकर पांडे, चंद्रदत्त जौहरी और शिव कृष्ण आदि मातृ देवी संस्था में शामिल हुए और पंडित गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने लगे। इस संस्था के छिपकर कार्य करने की सूचना अंग्रेज अधिकारियों को लग गई। प्रमुख नेताओं को पकड़कर उनके विरुद्ध मैनपुरी में मुकदमा चला। इसे ही बाद में अंग्रेजों ने मैनपुरी षड्यंत्र कहा। मैनपुरी षड्यंत्र में रामप्रसाद बिस्मिल पुलिस के हाथ नहीं आए और तत्काल फरार हो गए। बिस्मिल ने वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में शरण ली। इसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा के द्वितीय खंड स्वदेश प्रेम में किया है। रामप्रसाद बिस्मिल सचिंद्रनाथ सान्याल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के मुख्य संस्थापकों में से एक थे। संगठन की स्थापना 1924 में हुई थी और इसका संविधान मुख्य रूप से बिस्मिल द्वारा तैयार किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने कई पर्चे तैयार किए जो क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सरकार से लड़ने के लिए प्रेरित करने की मांग करते थे। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोग, जिनमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्त, मुकुंदीलाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इन सब के पास पिस्तौलों के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल भी थे। इन माउजरों की मारक क्षमता भी साधारण पिस्तौलों से अधिक होती थी। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर उसे रोक लिया और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। उसे खोलने की कोशिश की गई, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खान ने अपना माउजर मनमथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मनमथनाथ गुप्त ने उत्तावश माउजर का ट्रिगर दबा दिया, जो गोली अहमद अली नाम के मुसाफिर को लग गई। वह मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रतावश चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन अखबारों के माध्यम से यह खबर पूरे देश में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और DIG के सहायक CID इंस्पेक्टर RA हार्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया। पुलिस को घटना स्थल पर मिली चादरों में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के ही किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने सारा भेद प्राप्त कर लिया। 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ समूचे हिंदुस्तान से 40 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। काकोरी कांड में केवल 10 ही लोग वास्तविक रूप से शामिल हुए थे। उन सभी
को नामजद किया गया। इसमें से 5 चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्ला खां और सचिंद्रनाथ बख्शी, इन सभी व्यक्तियों पर अभियोग चला और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाई गई। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में अंतिम समय की बात लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं खूब सुखी हूँ। 19 तारीख को प्रातः जो होना है उसके लिए तैयार हूँ। परमात्मा मुझे काफी शांति देंगे। मेरा विश्वास है कि मैं लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही इस देश में जन्म लूंगा। सभी से मेरा नमस्कार कहें। दया कर इतना काम और करना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण, वही सरकारी वकील जिन्होंने इन्हें फांसी लगवाने के लिए बहुत जोर लगाया था, को अंतिम नमस्कार कह देना। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों के बिस्तर पर चैन की नींद आए। बुढ़ापे में ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। इसके बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा जेल से बाहर भिजवाई और 18 दिसंबर 1927 को माता पिता से अंतिम मुलाकात की। फांसी पर ले जाते समय बिस्मिल ने बड़े जोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न तेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर बिस्मिल ने कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। उसके पश्चात यह शेर कहा, अब न अहले बलबले है और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। बिस्मिल के बलिदान का समाचार सुनकर बहुत बड़ी संख्या में जनता जेल के फाटक पर एकत्र हो गई। जेल का मुख्य द्वार बंद ही रखा गया और फांसी घर के सामने वाली दीवार को तोड़कर बिस्मिल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकालकर पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया था। 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बाद उनके द्वारा लिखी गई क्रांति गीतांजलि नामक एक देशभक्ति पुस्तक 1929 में जारी की गई थी और इस पुस्तक पर 1931 में ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म में बिस्मिल को दिखाया गया है, जिसमें बिस्मिल भगत सिंह को भारत की स्वतंत्रता में संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। 2006 बॉलीवुड फिल्म रंग दे बसंती में बिस्मिल को फिल्म के मुख्य पात्रों के रूप में दिखाया गया है। रामप्रसाद बिस्मिल की 69वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने 18 दिसंबर 1994 को रामप्रसाद बिस्मिल की संगमरमर की मूर्ति का उद्घाटन शाहजहांपुर शहर के खिरनी बाग मोहल्ले में किया। इसे अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल स्मारक नाम दिया गया। यह राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म स्थान था। 19 दिसंबर 1983 को शाहजहांपुर जिले में रेलवे स्टेशन का नाम पंडित रामप्रसाद बिस्मिल रेलवे स्टेशन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। रामप्रसाद बिस्मिल के सम्मान में भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1997 को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर एक डाक टिकट जारी किया। इस टिकट में उनके साथी क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां के साथ उनके नाम और फोटो को चित्रित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के रामपुर जागीर गाँव के पास रामप्रसाद बिस्मिल उद्यान नामक एक पार्क बनाया था। 1919 में मैनपुरी षड्यंत्र के बाद बिस्मिल यहाँ कुछ समय के लिए भूमिगत रहे थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।